यूपी बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए क्लास 12 बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंतर्गत हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा बताना है। तो बीटी मक्का, बीटी कॉटन, बीटी राइस, ये सभी आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे होते हैं या आनुवांशिक रूपांतरित पौधे होते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं। फिर अगला है, निम्न में से कौन एक कूट या असत्य फल है। असत्य फल किसे कहते हैं? जिनका विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है। पुष्प के किसी अन्य भाग से विकास करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? असत्य फल या कूट फल कहा जाता है। जिनका विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है उन्हें असत्य फल कहा जाता है, और जिनका विकास अंडाशय से होता है उन्हें सत्य फल कहा जाता है। तो इसमें कूट फल या असत्य फल को बताना है। तो जो सेब है ये असत्य फल या कूट फल होता है क्योंकि इसका विकास पुष्पासन से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए, जो भ्रूणपोष होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित होती है, यानी 3x और 3n होती है, मतलब त्रिगुणित होती है, त्रिगुणित। फिर अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड के रोग जनक का नाम। यानी टाइफाइड रोग जो है, जो टाइफाइड बुखार है, किसके कारण हो जाता है? तो साल्मोनेला टाइफी से हो जाता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा टाइफाइड रोग हो जाता है, और ये जो जीवाणु है ये आंतों को संक्रमित करता है, आंतों को संक्रमित करता है। फिर अगला है, पात्रे निषेचन को संक्षेप में समझाइए। पात्रे निषेचन यानी पात्र में निषेचन, मतलब ये हुआ कि शरीर से बाहर निषेचन, शरीर से बाहर प्रयोगशाला में शुक्राणुओं व अंडाणुओं का निषेचन करवाते हैं। शरीर से बाहर प्रयोगशाला में शुक्राणु का अंडाणु से निषेचन करवाया जाता है, उसे ही पात्रे निषेचन या अंतः पात्रे निषेचन या IVF कहा जाता है। फिर अगला है, दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है? दूध से दही, तो दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस है। लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया होता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, RNA एवं DNA की शर्करा में क्या अंतर है? RNA और DNA की शर्करा में अंतर बताना है। देखिए, जो RNA है, RNA में राइबोज शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि जो DNA है, DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। तो RNA में राइबोज शर्करा, DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। फिर अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? फिलहाल ये कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। फिर अगला है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है कहा गया है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मानव की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या की जोड़ी पूछा जाता तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और मानव एक लिंगी प्राणी है, मतलब पुरुष अलग होता है, नर अलग होता है, मादा अलग होती है। नर को पुरुष और मादा को स्त्री कहा जाता है। और पुरुष में यानी नर में XY गुणसूत्र और मादा में यानी स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर अगला है, मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ऊपर चम्मच जैसी आकृति बना दीजिए, बाद में छोटी सी गर्दन या मध्यखंड
और इसके बाद में इस तरह से पूंछ दिखा देंगे और यहाँ पर एक केंद्रक हो जाएगा जो इसका सिर है, ये सिर है, सिर लिख देंगे। सिर वाले भाग में यहाँ एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो है मध्य खंड कहलाता है, मध्य खंड है ये, जिसे ग्रीवा या नेक कह सकते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है सर्पिलाकार, और ये पूंछ है। इस तरह से चित्र बनाकर नामांकन कर देंगे, नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला है मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। देखिए प्रभाविता के नियम में मेंडल ने क्या किया था कि किन्हीं दो विपरीत लक्षणों में से कौन कौन से लक्षण लिए थे, एक तो शुद्ध लंबा पौधा था और एक शुद्ध बौना पौधा था, ये लिए। फिर दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, क्रॉस, तो क्रॉस करवाने पर इन्हें संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो इन्होंने बताया कि जब किन्हीं दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो उनमें से जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और यही प्रभाविता का नियम है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन के बनने को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभिक कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखना है। तो देखिए प्रारंभिक कूट या प्रारंभिक कोटान AUG होता है, AUG। इसके अलावा GUG भी होता है, GUG, लेकिन AUG सभी लोग जानते हैं। तो AUG और GUG ये प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभिक कूट या कोडान होते हैं। फिर कहा गया है कि प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। तो प्रथम अमीनो अम्ल क्या था, फेनिल एलेनिन था, फेनिल एलेनिन, और इसका प्रकोड क्या था, UUU और UUC। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी कपास क्या होती है, तो आपको फिर अगला है बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए बीटी कपास क्या, आपको बता दें, जो बीटी प्रोटीन होती है, बीटी प्रोटीन अथवा जयोविष, बीटी प्रोटीन अथवा जयोविष के जीन को जीवाणु से अलग कर पादप कोशिकाओं में निवेशित कराया। तो इस प्रकार बनी फसलें बीटी फसल या ट्रांसजेनिक फसलें कहलाती हैं। अब देखिए इसको समझा देते हैं। बीटी प्रोटीन अथवा जयोविष के जीन को, तो देखिए एक मृदा में जीवाणु पाया जाता है, मृदा में जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम है बैसिलस थुरिनजिएसिस, बैसिलस थुरिनजिएसिस जीवाणु है। और ये जो जीवाणु होता है बैसिलस थुरिनजिएसिस, इसके प्लाज्मिड के एक जीन समूह पर, जो इसका प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड के एक जीन समूह पर विशेष एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है, विशेष एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है, एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन के रवे जो होते हैं जीवाणु के स्पोरों में एकत्रित रहते हैं। इस प्रोटीन के रवे जीवाणु के स्पोरों में इकट्ठा रहते हैं या एकत्रित रहते हैं, जिसे क्राई प्रोटीन कहा जाता है या क्रिस्टलाइन प्रोटीन भी कहा जाता है। और इस प्रोटीन को बनाने वाली जो जीन है, यानी इस प्रोटीन को संश्लेषित करने वाली जो जीन है, इस जीन को क्राई जीन कहते हैं। क्राई जीन, अगर परीक्षा पे पूछ ले प्रश्न कि क्राई जीन क्या है, तो ये जो क्राई प्रोटीन बनी है, इस क्राई प्रोटीन को एक जीन नियंत्रित कर रहा होगा, बना रहा होगा, तो उसी जीन को क्राई जीन कहा जाता है। तो ये जो क्राई जीन है, ये क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है, और यही क्राई प्रोटीन कीटों के लार्वा को मारती है, कीटों के लार्वा को मारती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि
इस जीन को निकाल करके फसलों में डाल दिया। वही चीज यहां पर कहा गया कि बीटी प्रोटीन अथवा जैव विष के जीन को जीवाणु से अलग कर लिया। तो इस जीन को अलग कर लिया और पादप कोशिकाओं में निवेशित किया। तो इस जीन को निकाल करके पादप कोशिकाओं में डाल दिया या बीटी कपास में डाल दिया। तो इसीलिए इसके आगे बीटी लग गया है, क्योंकि ये ट्रांसजेनिक फसल है, यह पारजीनी जीव है। तो बीटी फॉर बैसिलस थुरिंजिएसिस के द्वारा बनाई गई, तो इसमें कीट नहीं लगेंगे। इस तरह से टिप्पणी लिख देंगे। फिर अगला है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। देखिए चलिए आपको इसको समझा देते हैं। तो देखिए सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, और परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, किसी न किसी सेट पे रखा हुआ है। इधर डालेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा, इधर डालेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। पहला पॉइंट है, जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब किसी जीव की अपनी कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं, तो उसे ही सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। जब जीव के शरीर की अपनी कोशिकाएं शरीर के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करें, तो उसे ही सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या है, जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, तो उसे ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अन्य जीवों के शरीर में विकसित किए गए प्रतिरक्षी को डाला जाता है, दूसरे जीव में निवेशित किया जाता है, तो उसे ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। अगला है, यह प्रतिरक्षा धीमी होती है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है यह धीमी होती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा तुरंत राहत पहुंचाती है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर अगला है, सक्रिय प्रतिरक्षा पूरे जीवन कार्य करती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा इसका कुछ समय तक ही प्रभाव रहता है। सक्रिय प्रतिरक्षा में जैसे मानव में चेचक की बीमारी के प्रतिरक्षा, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में मानव में काली खांसी, टिटनेस, रेबीज, पोलियो आदि रोग से टीकाकरण के द्वारा प्रतिरक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। 3 नंबर का है, पूरा लाइफ साइकिल का चित्र बनाना है। अगर आप लाइफ साइकिल कैसे चलती है ये समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर सर्च करके भी आप देख सकते हैं। चलिए इसका चित्र कैसे बनाएंगे आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये मलेरिया परजीवी का पूरा जीवन चक्र है। आप देख लीजिए, प्लाज्मोडियम को मलेरिया परजीवी कहा जाता है। तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र यानी कि मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, तो इस तरह से पूरा आप बना देंगे। शॉर्ट ले लीजिए और बिल्कुल इसी तरह से बना दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खा नंबर, पुष्पी पौधों में मादा गुरु बीजांडधानी या बीजांड का युग्मकोद्भिद या भ्रूण को सहित नामांकित चित्र बनाइए। आइए इसको भी समझा देते हैं। डालेंगे आवृत बीजी में मादा युग्मकोद्भिद की संरचना, तो वही चीज है, या फिर चाहे यहाँ पर पुष्पीय पौधे आप लिख दीजिए। आवृत बीजी जितने भी पौधे होते हैं सब पुष्पीय पौधे होते हैं। तो लिखेंगे, अधिकांश आवृत बीजी पादपों का मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 संतति केंद्रक बनाता है। देखिए यहां पर जो क्रियाशील मेगास्पोर मदर सेल थी, इसने क्या किया है कि 2 संतति केंद्रक का निर्माण करती है, 2 संतति केंद्रक बनाता है। ये विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं। देखिए दोनों विपरीत ध्रुव पर आ गए हैं, एक इधर और एक इधर आ गया है, तो ये विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। विपरीत ध्रुवों पर स्थित केंद्रक पुनः समसूत्री विभाजन द्वारा 8 केंद्रकीय संरचना बनाते हैं, और जो विपरीत ध्रुव पर केंद्रक पहुंच गए हैं ये पुनः से समसूत्री विभाजन करते हैं और समसूत्री विभाजन के द्वारा 8 केंद्रकीय संरचना बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से 8 केंद्रकीय संरचना का निर्माण करते हैं। यह विभाजन वास्तव में मुक्त केंद्रकीय होता है, यानी जो विभाजन हुआ है ये वास्तव में कैसा है, तो मुक्त केंद्रकीय होता है। ऐसे ही अलग थलग सब पड़े रहते हैं केंद्रक, क्योंकि विभाजन के तुरंत बाद कोशिका भित्ति नहीं बनती है। चूंकि विभाजन हुआ और विभाजन के तुरंत बाद कोशिका भित्ति नहीं बनी, इसलिए ये मुक्त केंद्रकीय होता है। केंद्रक मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं। फिर आगे है 8 केंद्रकीय संरचना में बीजांड द्वार की तरफ एक अंड कोशिका,
देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया है, तो आप इसको इधर से घुमाकर बनाइएगा। तो कहा है कि 8 केंद्रकीय संरचना में बीजांड द्वार की तरफ अंड कोशिका होती है। जो बीजांड द्वार है तो वास्तव में बीजांड द्वार नीचे की तरफ होता है, कुछ बीजांडों में ऊपर की तरफ होता है। तो यहां पर मैंने ऊपर की तरफ बना दिया है। तो बीजांड द्वार की तरफ अंड कोशिका होती है एक, 2 सहायक कोशिकाएं, ये 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, एक अंड कोशिका होती है। देखिए यहां मैंने लिख भी दिया सिनर्जिड सेल यानी सहायक कोशिकाएं, और एग सेल यानी कि अंड कोशिका। और इसके विपरीत निभाग की तरफ, जिधर निभाग होता है, निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है। और ये जो 3 कोशिकाएं हैं इन्हें एंटीपोडल सेल होता है, या फिर इन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं भी कहा जाता है। प्रतिमुख कोशिकाएं भ्रूण कोश के बीच में 2 केंद्रक द्विध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। और भ्रूण कोश जो है इसके बीच में देखिए 2 केंद्रक हैं, दोनों को द्विध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है या द्विगुणित केंद्रक कहा जाता है। ये दोनों केंद्रक आपस में मिलकर द्वितीयक केंद्रक कहलाते हैं, यानी दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो दोनों को क्या कहा जाता है, द्वितीयक केंद्रक या द्विगुणित केंद्रक कहा जाता है। इस प्रकार से परिपक्व मादा यौगिकोद्भिद या भ्रूणकोश 8 केंद्र की तथा 7 कोश की संरचना बनाता है। और इस तरह से चित्र बना देंगे, बस आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन करना है। तो देखिए पहला सूक्ष्म जीव आप लिख लीजिए, पहला जो सूक्ष्म जीव है ये आप लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस है। ये क्या करता है, दूध से दही बनाता है, दूध से दही बनाने का काम करता है। तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस काम करता है। और दूसरा आप सूक्ष्म जीव लिख सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, या फिर लीजिए सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, ये दूसरा सूक्ष्म जीव है। और ये बेकरी उद्योग में काम आता है, बेकरी उद्योग में, या फिर घर में जो लोग डबल रोटी बनाते हैं, डबल रोटी बनाने में काम आता है। तो ये घरेलू उद्योग में पूछा गया तो आप डबल रोटी बना सकते हैं, या फिर सैक्रोमाइस सेरेविसी ना बता करके आप स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस पनीर बनाने में कह सकते हैं। पनीर भी घर में बनाते हैं, पनीर बनाने में स्ट्रेप्टोकोकस तथा लैक्टोबैसिलस बता सकते हैं। फिर ऐसे ही तीसरा अगर सूक्ष्म जीव कहा जाए तो अचार बनाने में लैक्टिक एसिड जीवाणु जो होता है अचार बनाने में यूज होता है। तो इस तरह से 3 सूक्ष्म जीव हो जाएंगे और इनकी क्या क्या भूमिका है मैंने आपको बताया। फिर अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये कोर्स से हटा हुआ है, इसको हटा देते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, परागण क्या होता है, पौधों में परागण के प्रकार पर टिप्पणी लिखिए। देखिए जो परागण है, देखिए यहां पर समझा देते हैं आपको। एक पुष्प यहां बनाते हैं, एक पुष्प यहां बनाते हैं, एक पुष्प यहां बनाते हैं, इधर पत्तियां बना देते हैं, और फिर एक पौधा और एक पुष्प यहां है, एक पुष्प यहां है, इधर एक पुष्प है और इधर पत्तियां लगा देते हैं। तो इस तरह से परागण कैसे होता है, परागण क्या देख लीजिए, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो इसे ही परागण कहा जाता है। बहुत ही आसान सी परिभाषा है, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो इसे ही परागण कहा जाता है। और अब देखिए इस आधार पर परागण 2 प्रकार का हुआ, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन और परागण। तो परागण 2 प्रकार का हो गया। स्वपरागण किसे कहेंगे, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं तो इसे स्वपरागण कहा जाता है। जब एक पुष्प के परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसे परपरागण कहा जाता है। एक पुष्प के परागकण निकले और दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक गए तो इसे परपरागण कहा जाता है।
तो पौधों में परागण के प्रकार पर टिप्पणी है। तो परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। और परपरागण जो है, परपरागण ये कई प्रकार का होता है, जैसे वायु के द्वारा परागण, वायु परागण, जल के द्वारा परागण, जल परागण, कीटों के द्वारा परागण यानी जंतुओं में आ जाएगा, जंतुओं के द्वारा परागण, कृत्रिम परागण। तो पर परागण कई तरीके का होता है। वायु के द्वारा, जैसे जो ग्रेमनी कुल के पौधे होते हैं वायु के द्वारा परागण होता है। हाइड्रला है, वेलिस्नेरिया है, जल के द्वारा परागण होता है। और जंतु परागण में सबसे इंपॉर्टेंट है कीटों के द्वारा परागण। कीटों के द्वारा परागण में अनुकूलन वगैरह है। तो सारा कुछ हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। आपको बता दें, जो नगरों से बहकर जल आता है, जो नगरों से बहकर जल आता है, मान लीजिए ये जल नगरों से बहकर आ रहा है, नगरों का ये जल है और इसमें मिल गया कागज, मल मिल गया, मूत्र मिल गया। तो नगरों से बहकर आने वाले जल में जब मल मिल जाता है, मूत्र मिल जाता है, कागज मिल जाते हैं, गोबर मिल जाता है और भी बहुत सारे कूड़ा करकट मिल जाता है, कूड़ा करकट, तो ये क्या हो जाता है, इस पूरे को मिलाकर के क्या कहते हैं, वाहित मल कहा जाता है, वाहित मल कहा जाता है। और इस वाहित मल को उपचारित किया जाता है ताकि शुद्ध हो सके। तो उसी वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखना है। तो वाहित मल को उपचारित क्यों करते हैं, ताकि प्रदूषण मुक्त हो सके। प्रदूषण मुक्त करने के लिए उसको उपचारित किया जाता है। तो 3 प्रोसेस होते हैं उपचारित करने की। एक प्राथमिक प्रोसेस में क्या किया जाता है, या प्राथमिक उपचार में क्या किया जाता है कि जो बड़े बड़े कण होते हैं, जो बड़े बड़े कण होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, उनका निस्यंदन करते हैं, निस्यंदन किया जाता है, उनको छान लेते हैं छन्ने से। और फिर दूसरे वाले उपचार में क्या करते हैं कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से, जो उसमें ठोस कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सड़ाते हैं, सूक्ष्म जीवों की सहायता से कार्बनिक पदार्थों को सड़ाते हैं। और तीसरा जो उपचार होता है वो रासायनिक उपचार होता है। और रासायनिक उपचार में क्या करते हैं कि चूना अथवा फिटकरी से क्रिया कराते हैं। चूना या फिटकरी से क्या करते हैं कि उसको अवक्षेपित करते हैं और इसके बाद में लास्ट में क्लोरीन से उपचारित कर देते हैं। इस तरह से वाहित मल का उपचार होता है। फिर अगला है समिष्ट के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। तो बहुत ही आसान सा है। इसमें जो समिष्ट के जन्म दर है, समिष्ट की जन्म दर व मृत्यु दर होती है। कहने का मतलब यह है कि समिष्ट में जीव जन्म लेता है और मरता है, ये पहला हो जाएगा। फिर दूसरा है समिष्ट में लिंग अनुपात होता है, समिष्ट में लिंग अनुपात होता है, लिंग अनुपात होता है, मतलब नर और मादा का अनुपात होता है। तीसरा इसमें बता सकते हैं कि समिष्टि का आकार आवास में उसकी स्थिति को स्पष्ट करता है। इस तरह से 3 हो जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जाइए, वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में डीएनए की भूमिका क्या होती है। तो देखिए, जो डीएनए है, डीएनए में जीन होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं डीएनए में जीन होते हैं। और जो जीन है ये प्रोटीन निर्माण के लिए निर्देश देते हैं, निर्माण के निर्देश देते हैं। डीएनए में जीन होते हैं और जीन प्रोटीन निर्माण के लिए निर्देश देते हैं। फिर आप एक ये हो जाएगा। और आप दूसरा बता दीजिए कि डीएनए से जीन को आरएनए में प्रतिलिपिबद्ध किया जाता है। डीएनए से जीन को आरएनए में प्रतिलिपिबद्ध करते हैं। और आप बता सकते हैं कि आरएनए को राइबोसोम मिला जाता है और प्रोटीन का ट्रांसलेशन करता है। बहुत सारा इसकी भूमिका है। फिर अगला है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्लाज्मिड वाहक। देखिए, जो बैक्टीरिया होती है, जैसे बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें एक इसका खुद का डीएनए होगा, खुद का गुणसूत्री पदार्थ होगा, और एक और वृत्ताकार इसमें गुणसूत्री पदार्थ होता है, अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ होता है, अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ होता है, जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। इसे वाहक या वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। जो प्लाज्मिड है इसे वाहक या वेक्टर के रूप में
प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, इसमें आप लिख सकते हैं कि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड वाहक कोशिका के भीतर एक छोटा डीएनए अणु है। देखिए, कोशिका के भीतर एक छोटा डीएनए अणु होता है, वृत्ताकार होता है, शारीरिक रूप से क्रोमोसोमल डीएनए से अलग होता है। जो इसका क्रोमोसोमल डीएनए है उससे अलग होता है और गोलाकार होता है। और इसका उपयोग वास्तव में कहाँ किया जाता है? तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में इसका उपयोग किया जाता है, प्लाज्मिड वाहक का। तो इस तरह से हो जाएगा। आप इसको बता सकते इंसुलिन बनाने में भी, या इंसुलिन निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला है असंग जनन। तो जब अर्धसूत्री विभाजन ना हो और निषेचन भी ना हो, अर्धसूत्री विभाजन ना हो, फिर भी नया जीव बन जाए तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है, जैसे नींबू में। फिर अगला है जैव विविधता एवं इसके संरक्षण। तो जैव विविधता क्या है? जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, विभिन्नता ही जैव विविधता का है। जैसे एक तालाब है, तालाब में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, तो उसमें भिन्नताएं हैं कि नहीं है? तो ये विभिन्नता हो गई, अन्य जीवों से भी अलग है। तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता ही जैव विविधता होती है। और इसके संरक्षण की विधियां, तो स्वास्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण बता सकते हैं आप। स्वास्थानीय संरक्षण में उनको वहीं पर संरक्षण दिया जाता है और बाह्य स्थानीय संरक्षण में उनको अलग ले जाकर के संरक्षित किया जाता है। फिर अगला है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। देखिए, जैसे कोई एक जीव ये है, दूसरा जीव ये है, इस जीव से कोई वांछित डीएनए निकाला गया, कट किया गया निकालकर, और इस जीव से कोई वांछित डीएनए निकाला गया और कट किया गया। इन दोनों डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए बनाया गया, तो यही पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। और इस तकनीक को पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहा जाता है। तो उस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमीय विकार पर टिप्पणी लिखिए। 3 क्रोमोसोमीय विकार पर टिप्पणी लिखना है, सिंड्रोम पर। तो देखिए, हमारे चैनल में जितने भी हैं 7 से 8 सिंड्रोम अपलोडेड हैं, चित्र सहित, बहुत ही आसान भाषा में उन्हें समझाया हुआ है। आप लोग चाहे तो जाकर के देख सकते हैं, वरना हम आपको 2 या 3 आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। चलिए देख लेते हैं। 1866 ईस्वी में इंग्लैंड के लैंगडन डाउन, नाम ध्यान देंगे, इनका नाम था लैंगडन डाउन ने सबसे पहले मंगोली जड़ता या जड़ बुद्धिता रोग का वर्णन किया था। इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम कहा जाने लगा। डाउन क्यों कहा गया? क्योंकि इनका नाम था इन वैज्ञानिक का, और इन्होंने सबसे पहले वर्णन किया, इसलिए इस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम कहा जाने लगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डाउन सिंड्रोम शब्द का अर्थ क्या है। चलिए अब जानते हैं कि इसमें होता क्या है वास्तव में। तो यह सिंड्रोम या विकार 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र बनने के कारण होता है। 21वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र बन जाते हैं, इसके कारण होता है। मतलब 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र की 3 कॉपी या प्रतिलिपियां बनने से डाउन सिंड्रोम विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। जब एक बढ़ गया तो 47 हो जाती है। चलिए जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण दिखेंगे, और इसके बाद चित्र से समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, जैसे मंगोलियन होते हैं वैसे इनका चेहरा हो जाता है। इसीलिए इसे मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहा जाता है। और चेहरा मंगोलों के समान का मतलब है कि आंखें तिरछी, आंख एक दूसरे से काफी दूरी पर, पलकें वलित हो जाती है, वलित मतलब फोल्डेड, माथा चौड़ा, नाक चपटी, और जो कान होते हैं वे छोटे छोटे और गोल हो जाते हैं, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी हो जाती है। इसी प्रकार से डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति की गर्दन छोटी मोटी, अंगुलियां छोटी, ठूंठे के समान, जैसे ठूंठ होता है उसी ठूंठे के समान हो जाती हैं,
मुख खुला हुआ रहता है, निचला होंठ बाहर उभरा हुआ होता है। इन व्यक्तियों की बुद्धि मंद और मस्तिष्क अल्प विकसित होता है। बुद्धि कैसी होती है? मंद होती है, कम होती है, और मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, ज्यादा विकसित नहीं होता है। तो सन 1942 ईस्वी में H.F. क्लाइनफेल्टर नामक अमेरिकन वैज्ञानिक ने इस प्रकार के असामान्य पुरुषों का वर्णन किया था। मतलब ये हुआ कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की जानकारी चिकित्सकों और विशेषज्ञों को सन 1942 से हुई, और H.F. क्लाइनफेल्टर नाम के एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस तरीके के जो रोग होते हैं, इस तरीके के जो सिंड्रोम होते हैं, उनकी खोज पुरुषों में की थी। यानी खोज का वर्णन पुरुषों में सबसे पहले इन्होंने किया था। और आपको बता दें कि लगभग 500 पुरुषों में से एक में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। यानी 500 लोगों में से एक पुरुष में ऐसा सिंड्रोम पाया जाता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। क्या कहा गया है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। इसका क्या मतलब है? मतलब इन व्यक्तियों के लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। जो लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, उसमें 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। और जब गुणसूत्र 2 की जगह पर 3 हो जाते हैं तो उसे ही ट्राइसोमिक अवस्था बोला जाता है। ट्राई का अर्थ है 3 और सोमिक का मतलब है क्रोमोसोम या गुणसूत्र, अर्थात लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमिक अवस्था के कारण इस तरीके का सिंड्रोम हो जाता है। इस पूरी लाइन का ये अर्थ हुआ। इनमें XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात इनमें 47 गुणसूत्र होते हैं। मतलब ये हुआ कि इनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या गुणसूत्र आ जाता है। आमतौर पर 46 गुणसूत्र होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि मानव के एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन एक बढ़ गया, X गुणसूत्र एक बढ़ गया तो कुल कितने हो गए? 47 हो जाते हैं। यानी एग्जाम में इसे हम कैसे लिखेंगे? 2n+1 = 47 ऐसे लिख देंगे। चाहे आप लिख सकते हैं कि 44+XXY ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इतने गुणसूत्र यानी XXY लिंग गुणसूत्र इसमें हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इनमें पुरुष व स्त्रियों के लक्षण का मिश्रण हो जाता है। चूंकि इसमें स्त्री वाला भी गुणसूत्र है, पुरुष वाला भी गुणसूत्र है, इसलिए इसमें पुरुष और स्त्री के लक्षणों का मिश्रण हो जाता है। तो Y गुणसूत्र के कारण इनका शरीर लंबा व सामान्य पुरुषों जैसा होता है, लेकिन X गुणसूत्र के कारण इनके वृषण तथा अन्य जननांग व जनन ग्रंथियां अल्प विकसित होती हैं। इसे हाइपोगोनेडिज्म कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें अतिरिक्त X गुणसूत्र आ गया। अब अतिरिक्त X गुणसूत्र आया है और Y गुणसूत्र भी है, तो Y गुणसूत्र के कारण नर के लक्षण विकसित हो जाते हैं। यानी मनुष्यों पुरुषों के लक्षण विकसित हो जाते हैं और शरीर पुरुषों जैसा हो जाता है। और अतिरिक्त X गुणसूत्र आया है तो अतिरिक्त X गुणसूत्र के कारण वृषण छोटे हो जाते हैं। जो वृषण होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और शुक्राणु भी नहीं बनते हैं। उसमें जो शुक्राणु होंगे वो नहीं बनेंगे और जो वृषण होंगे वो छोटे छोटे हो जाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो जननांग अल्प विकसित हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि जनन ग्रंथियां अल्प विकसित हो जाती हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस तरीके का जो लक्षण हो जाता है, इसे हाइपोगोनेडिज्म बोला जाता है। हाइपोगोनेडिज्म। इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं और ये नर बांध होते हैं। बांध यानी स्टेराइल होते हैं। स्त्रियों के समान इनके चेहरे और शरीर पर बाल कम होते हैं और स्त्रियों में यानी इनमें स्त्रियों जैसे स्तन भी विकसित हो जाते हैं। इस क्रिया को गायनिकोमैस्टिया कहा जाता है। गायनिकोमैस्टिया बोलते हैं। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब हुआ कि अब इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं, इसीलिए ये नर बांधे होते हैं या स्टेराइल होते हैं, अर्थात इनमें स्त्रियों के समान लक्षण आ जाते हैं। स्त्रियों जैसे लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे
कौन कौन से? शरीर पर बाल होते ही नहीं हैं या होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। जैसे स्त्रियों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वैसे ही इनमें शरीर पर बाल होते ही नहीं हैं या होंगे तो बहुत कम होंगे, स्त्रियों जैसे होंगे। और स्तन पूर्ण विकसित हो जाते हैं। जैसे स्त्रियों के स्तन पूर्ण विकसित होते हैं, मतलब पुरुषों में स्त्रियों की तरह स्तन भी पूर्ण विकसित हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति को क्या कहा गया है? गायनिकोमैस्टिया बोला जाता है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? गायनिकोमैस्टिया बोला जाता है। सामान्यतः गुणसूत्रों की संख्या में कमी या विलोपन की स्थिति में यह सिंड्रोम होता है, यानी यह रोग हो जाता है विलोपन की स्थिति में या कमी की स्थिति में। तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, इनकी संख्या में विलोपन की स्थिति में रोग हो जाता है, यानी यह सिंड्रोम हो जाता है। विलोपन का मतलब है गायब हो जाना या खत्म हो जाना या डिलीट हो जाना। यह सिंड्रोम मुख्यतः 5वीं जोड़ी गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन के फलस्वरूप होता है। कहने का मतलब ये है कि जो क्राई-डू-चैट सिंड्रोम है, 5वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसकी जो छोटी वाली भुजा होती है उसका जब विलोपन हो जाता है तब यह रोग होता है। कुल मिलाकर अर्थ यह हुआ कि क्राई-डू-चैट सिंड्रोम तब होता है जब 5वीं जोड़ी के गुणसूत्र छोटी वाली भुजा में से कोई एक भुजा डिलीट हो जाती है या नहीं रह जाती है, खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे इस चित्र को देखिए, इसमें कोशिका विभाजन के समय जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो उस समय यह घटना घटती है। कब घटना घटती है ये वास्तव में? तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर के समय यह घटना घट जाती है और इन दोनों छोटी भुजाओं में से जो शॉर्ट आर्म है इनमें से कोई एक भुजा कट जाती है या अलग हो जाती है। अब जो भुजा खत्म हो गई है, जो उसमें से नहीं रह गई है, डिलीट हो गई है, उसमें बहुत सारे जीन भी रहे होंगे। वो जीन उस बच्चे में अब नहीं जाएंगे। जब इतने सारे जीन इस बच्चे में नहीं जाएंगे तो बच्चे में कुछ तो कमी आएगी ही आएगी। जब इतने सारे जीन नहीं रहेंगे तो कुछ न कुछ कमी तो आएगी ही आएगी। सर्वप्रथम इस सिंड्रोम का अध्ययन या इस रोग का अध्ययन शोधकर्ता जे लेजुने ने सन 1963 ईस्वी में किया था। ये शोधकर्ता थे, इन्होंने इसका अध्ययन किया था। कब? जे लेजुने ने सन 1963 में। इस सिंड्रोम या रोग से पीड़ित शिशु के रोते समय असामान्य रूप से बिल्ली की म्याऊं सदृश ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। यानी इस रोग से जो बच्चे पीड़ित हो जाते हैं वे बिल्ली की म्याऊं जैसे रोते हैं। इस लक्षण के कारण इस सिंड्रोम को बिल्ली या म्याऊं सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्योंकि वे बिल्ली जैसे रोते हैं इसीलिए इस सिंड्रोम को बिल्ली या म्याऊं सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, या अंग्रेजी में कहें तो कैट क्राई सिंड्रोम के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी बिल्ली की म्याऊं सिंड्रोम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये लक्षण तो प्रकट होंगे ही होंगे, यानी बिल्ली की तरह से बच्चा रोएगा ही रोएगा। और इसके अलावा भी इस सिंड्रोम से पीड़ित शिशु के शरीर में अनेकों विकृतियां आ जाती हैं। जैसे दोनों आंखों के बीच का जो गैप होता है वो अधिक हो जाता है, जो सर होता है वो बड़ा हो जाता है, जो मुख होता है वो थोड़ा सा ऊपर से कम और नीचे से चौड़ा हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी विकृतियां आ जाती हैं और लगभग 50,000 नवजात शिशुओं में से केवल एक शिशु बिल्ली की म्याऊं सिंड्रोम से पीड़ित होता है। 50,000 जो शिशु होते हैं उनमें से केवल एक शिशु बिल्ली की म्याऊं सिंड्रोम से पीड़ित होता है, या कह लीजिए कि कैट क्राई सिंड्रोम से पीड़ित होता है, या क्राई-डू-चैट सिंड्रोम से पीड़ित होता है। फिर अगला है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। आइए इसको समझा देते हैं। तो लघु बीजाणु का मतलब है परागकण अथवा पॉलन ग्रेन, यानी लघु बीजाणु को पॉलन ग्रेन अथवा परागकण कहते हैं। अतः लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या होगा? तो लघु बीजाणु जनन का मतलब पराग कणों का जनन अथवा पराग कणों का बनना या उनका निर्माण होना। अब लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 अगुणित लघु बीजाणु अथवा परागकण बनते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, उससे 4 लघु बीजाणु अथवा 4 परागकण बनते हैं। तो ये चारों लघु बीजाणु अथवा माइक्रोस्पोर विभिन्न प्रकार से चतुष्कों के रूप में जुड़े रहते हैं, चतुष्कों में 4 के रूप में जुड़े रहते हैं, या कह लीजिए टेट्राड्स के रूप में जुड़े होते हैं। तो ये चतुष्क 5 प्रकार के होते हैं। पहला चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल कहा जाता है, और दूसरा समद्विपार्श्विक अथवा आइसोबाइलेटरल कहा जाता है, तीसरा टी आकार की या टी शेप्ड, और चौथा रैखिक या लाइनर कहा जाता है, तथा पांचवा है क्रासित या डेक्यूसेट, क्रासित या डेक्यूसेट। आपको बता दें कि अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं, उनमें परागकण या लघु बीजाणु चतुष्फलकीय क्रम में या टेट्राहेड्रल सीक्वेंस में लगे होते हैं। यानी जितने भी अधिकांश रूप से अगर देखा जाए द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, उसमें जो परागकण होते हैं या लघु बीजाणु होते हैं या माइक्रोस्पोर होते हैं, वे चतुष्फलकीय क्रम में या टेट्राहेड्रल सीक्वेंस में लगे होते हैं। और एक बीजपत्री पौधों में समद्विपार्श्व चतुष्क या आइसोबाइलेटरल टेट्राड बनाते हैं। तो पॉलियंथस ट्यूबरोसा में टी आकार के अथवा टी शेप्ड के लघु बीजाणु होते हैं, टी आकार या टी शेप्ड के रूप में। चतुष्क से चारों परागकण अलग हो जाते हैं। पहले तो चतुष्क में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके चतुष्क से चारों जो परागकण होते हैं वे अलग हो जाते हैं। कुछ पौधों में ये परागकण अलग नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांशतः अलग हो जाते हैं, तथा संयुक्त परागकणों के रूप में रहते हैं। जिनमें अलग नहीं होते हैं उसमें जुड़े परागकणों के रूप में रहते हैं, संयुक्त परागकणों के रूप में रहते हैं, लेकिन जिनमें अलग हो जाते हैं तो जुड़े नहीं रहते हैं। जैसे टाइफा में, आर्किड तथा कुछ अन्य पौधों में जैसे मदार में परागकोश के सभी चतुष्क इकट्ठे हो जाते हैं और एक जटिल संरचना परागपिंड बनाते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, पॉलिनियम बना लेते हैं, परागपिंड बना लेते हैं, क्योंकि ये सभी क्या हैं, इकट्ठे हो गए हैं। जितने भी पराग या लघु बीजाणु थे सब चिपके आपस में हैं, तो ये क्या हो गया, परागपिंड हो गया। इसी को परागपिंड कहा जाता है। आपको बता दें कि टेपिटम की कोशिकाएं वेजी रूप होती हैं, वेज शेप्ड होती हैं, और इनमें एक या अधिक केंद्रक होते हैं। जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं वेजी रूप में होती हैं, वेज शेप्ड होती हैं, एक से अधिक केंद्रक, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। यह पोषक ऊतक है जो वर्धन करते हुए परागकणों का पोषण करता है। यानी जो परागकण बढ़ रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं, बढ़ते हुए विकसित हो रहे परागकणों को भोजन देता है। टेपिटम पोषण देने का कार्य करता है। आपको बता दें कि अधिकतर देखा गया है जो बीजाणु जनन है, बीजाणु जनन ऊतक का कुछ भाग विघटित होकर वर्धन करते हुए परागकणों को पोषण कराता है। यानी बीजाणु जनन ऊतक जो होता है वो कुछ थोड़ा सा विघटित हो जाता है और वही परागकणों में पोषण के रूप में जाता रहता है। जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण के विभिन्न अवस्थाएं हैं। जो परागकण बन रहे हैं उसकी विभिन्न अवस्थाएं हैं। जो पहला वाला चित्र दिखाया गया है, ए वाला, ये एक बीजपत्री में चतुष्फलकीय प्रकार का बीजाणु चतुष्क है, और जो दूसरा वाला बी वाला दिखाया गया है, ये द्विबीजपत्री में समद्विपार्श्व प्रकार का बीजाणु है। यानी पहला एक बीजपत्री चतुष्फलकीय है और दूसरा द्विबीजपत्री समद्विपार्श्व चतुष्क है। तो इस प्रकार से इनका विकास होता है। अगला है डीएनए में अर्ध संरक्षी प्रतिकृति ईएन विधेय का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए, अर्ध संरक्षी प्रतिकृति ईएन का चित्र सहित वर्णन करना है तो हमारे चैनल में वीडियो बहुत ही आसान भाषा में अपलोडेड है। आप लोग जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। अगला है जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। अगला है जीवमंडल आरक्षियों एवं राष्ट्रीय उद्यान पर विवरण दीजिए। तो जीवमंडल आरक्षण क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान पर विवरण देना है। हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है मासिक चक्र को परिभाषित कीजिए। इस दौरान हार्मोन की पारस्परिक क्रिया का एक विवरण दीजिए। तो इस पर हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, चित्र सहित समझाया है। आप लोग जाइए देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।